Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with an exam analysis video और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज यानी कि आपके 18 अगस्त के आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के में पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइज आज के आपके 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके आरआरबी के इस पेपर में, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको पूरा एग्जाम एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे, आपको पूरा क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्रोवाइड कराएंगे, अलोंग विद दैट उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब है जो भी सिर्फ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सिर्फ आंसर बताना इज नॉट सफिशिएंट, आई मीन अकॉर्डिंग टू अस। आपको उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पता होना चाहिए सो दैट अगर फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन फ्रेम होके आता है, because there are a lot of there are 100 ways of asking questions, तो वो किसी भी तरह से मोल्ड कर से आपके पूछ सकते हैं। सो अगर उससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो आपको पता हो, इसीलिए हम आपको उनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पूरा देख लो। ठीक है, चैनल पर हमारे साथ इसी तरह बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्रिप्शन के साथ साथ जरूरी है नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट करना। ठीक है, क्योंकि जब तक वो नहीं करोगे तब तक आपको कोई नोटिफाई नहीं करेगा कि भाई हम चैनल पे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गए हैं। सो यस गाइज, इफ यू आर न्यू टू द चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, एंड यस दैट्स अबाउट इट। एंड चलो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्यूटर का डाला है सो दैट यूल बी लाइक एकदम थोड़ा सा रिलैक्स होके कि हाँ चलो ठीक है ये मुझे आता है। सो या द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज paper was, what is the shortcut key to copy and paste a file in a computer? So guys, it's very easy, and इसी तरह से इजी क्वेश्चंस के आंसर करके हमने एक नंबर पा लिया है कि टू कॉपी a file in a computer we need to use a control plus C, and in order to paste we need to use control plus V. So that's the answer for copying and pasting a file in a computer. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो डिस्प्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो किस और देश के साथ है इंडिया का। सो गाइस, LAC जिसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो इंडिया का चाइना के साथ है। ठीक है, जो ये लाइन है वो इंडिया का चाइना के साथ है। इसी तरह से LOC का भी पूछा जा सकता है। सो फॉर यू गाइस टू नो, LOC जो है वो इंडिया के साथ साथ किसका है, पाकिस्तान का। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान। Okay, next question. Which type of soil is found in the northern plains of India? So guys, it is none other than alluvial soil, जो कि northern plains of India में पाया जाता है। Next question we have on 30th May 2025. How many new judges were appointed to the Supreme Court of India? How come it is written cut here? I don't understand, but you need to make it court. ठीक है गाइस, सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिसेंटली एज इन 30 मई 2025 को 3 नए जजेस अपॉइंट करे गए हैं। वो 3 जजेस कौन कौन से हैं, बिफोर टेलिंग यू आप एक ये चीज जान लो जो कि आपको जरूरी है जानना, कि गाइस जो टोटल नंबर ऑफ जजेस है अब इन 3 जजेस को मिला के वो हो गया है 34। ठीक है, और ये कब हुआ था, ये चीज हुई है 30 मई 2025 को, जहां 3 नए जजेस को अपॉइंट करा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिससे जो टोटल नंबर है जजेस का वो अब तक का हो गया है आपका 34। अब हम बात करें उन जजेस की जिनको रिसेंटली यानी कि 30 मई 2025 को अपॉइंट किया गया है, उनके नाम कौन कौन से हैं, वो कौन कौन लोग हैं। सो गाइज, उनका नाम है जस्टिस NV अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई एंड जस्टिस अतुल एस चंद्रकर। ठीक है, ये 3 वो जजेस हैं जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया है, तो ये नाम भी जरूर से याद रखना। Next question, which part forms the eastern portion of the Deccan Plateau? So guys, it is the eastern Ghats जो कि मिलकर eastern portion बनाते हैं Deccan Plateau का। और जो ईस्टर्न पोर्शन है डेक्कन प्लेट्यू का, वो प्राइमरीली अगर किसी से बनता है तो वो ईस्टर्न घाट से ही बनता है, विच एक्चुअली सर्व इट एज अ नेचुरल बाउंड्री, जो कि सेपरेट करता है प्लेट्यू को कोस्टल रीजन्स से। इसी के साथ साथ जो कार्बी एंगलोंग हिल्स हैं वो भी एक्सटेंड होते हुए ईस्टर्न रीजन की तरफ ही जाते हैं, जो डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न रीजन है वहां पर, जो कि उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स को आगे कंट्रीब्यूट करते हैं।
So Eastern Ghats is the right answer. Next question, which private sector bank was first to receive a banking license from the Reserve Bank of India, yani ki RBI, after liberalization that happened in the year 1991? So guys, 1991 का जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी आया था वो आने के बाद अगर कोई एक ऐसी बैंक है जिसको सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक का लाइसेंस दे दिया गया था तो वो है HDFC बैंक. सो HDFC बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट मनरेगा प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर हाउ मेनी डेज. सो गाइस, इफ यू आर नॉट अवेयर कि जो मनरेगा है ना, इसका पहले नाम सिर्फ नरेगा था. इसमें एम यानी कि महात्मा गांधी बाद में जोड़ा गया है, ठीक है. एंड इफ वी टॉक अबाउट कि ये कितने दिनों के लिए रोजगार देता है तो अ टोटल ऑफ 100 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा देन इट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि ये अधिनियम जो है ये आपका साल 2005 में लागू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा. अगला है व्हाट इज नेशनल सोलर मिशन. सो गाइस, इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मिशन यू शुड नो कि इसका एक और नाम है और वो नाम क्या है, वो है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जो कि इसका आप कह सकते हो पूरा नाम भी है या फिर इसका एक और नाम भी है, अनदर नेम, राइट. तो जो नेशनल सोलर मिशन है इट इज ऑल्सो नोन एज जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन एंड इन शॉर्ट इट इज नोन एज JNNSM. ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, जिसमें उनका एम यही है कि वो सोलर एनर्जी को प्रमोट करे जितना ज्यादा कर सकते हैं. अब बात करें इसको लॉन्च कब किया गया था. सो गाइस, साल 2010 में जनवरी के महीने में ये जो मिशन है इसको लेकर आया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. एंड नाउ इज द ईयर 2025 एंड द गवर्नमेंट इज स्टिल ट्राइंग टू ब्रिंग अप अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी एज मच एज दे कैन. अब जनवरी 2010 में लॉन्च करने के बाद इस मिशन ने टारगेट करा कि वो 100 GW एज इन 100 गीगावाट का जो सोलर पावर कैपेसिटी है वो साल 2022 तक कंप्लीट कर देगी, जिसमें उन्होंने 60 गीगावाट की यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं और 40 गीगावाट के रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस भी करे हैं. आजकल आप जगह जगह देखते ही होंगे सोलर प्लेट्स लोगों ने घर पे भी लगाना शुरू कर दिया है इन ऑर्डर टू प्रमोट सोलर एनर्जी एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी. तो इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ये वाला मिशन लेकर आई थी जिसका नाम रखा गया था नेशनल सोलर मिशन. और जो मेन मुद्दा है, जो मेन एम है, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो कार्बन एमिशंस होते हैं ना उनको कंट्रोल करा जाए, उसको कम करा जाए और जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए और सोलर एनर्जी को भी बढ़ाया जाए. Okay, next question. Which scientist made a significant contribution to quantum theory in the year 1925? So guys, it is none other than Werner Heisenberg. जो वर्नर हाइंसबर्ग हैं वो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ क्वांटम थ्योरी लेकर आए थे 1925 में. सो वर्नर हाइजेनबर्ग इज द करेक्ट आंसर. उन्होंने ही मैट्रिक्स मैकेनिक्स जो फॉर्मुलेशन है, ठीक है, मैट्रिक्स मैकेनिक्स फॉर्मुलेशन जो क्वांटम मैकेनिक्स का है वो भी उन्होंने ही डेवलप करा था, जिससे काफी ज्यादा जो कॉन्ट्रडिक्शंस आते थे क्वांटम थ्योरी के वो उन्होंने काफी ज्यादा हद तक रिजॉल्व करे थे. और जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो वो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो भी वर्नर हाइजेनबर्ग ने ही इंट्रोड्यूस करा था. उनका जो काम है, उनके काम ने ही जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है उसका फाउंडेशन किया एंड उनको इसी फाउंडेशन के लिए, उनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से भी नवाजा गया इन द ईयर 1932. Okay, next is during the British period in which year were restrictions imposed on Indian universities? So guys, that happened back in the year 1904. Next is who suggests the distribution of taxes between the center and the state? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस होता है ना सेंटर के और स्टेट के बीच में इंडिया में, वो प्राइमरीली मैनेज अगर कोई करता है तो वो करता है फाइनेंस कमीशन. तो आपका फाइनेंस कमीशन करेक्ट आंसर होगा, जिसको आर्टिकल 280 के तहत लेकर आया गया था. अब ये जो फाइनेंस कमीशन है ये एक ऐसी बॉडी है जिसकी होल एंड सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो नेट प्रोसीड्स का, जो नेट प्रोसीड्स होते हैं टैक्सेस के,
ठीक है, उनका एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए यूनियन के बीच में भी और स्टेट के बीच में भी, जिससे क्या होगा, इक्विटेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहेंगी और दोनों ही सेंटर एज वेल एज स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली अलोकेट भी हो पाएंगी अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे, चाहे वो पॉपुलेशन हो या इकोनॉमिक नीड्स हो। Next is, by which constitutional amendment was the power of parliament restored to amend any part of the constitution including fundamental rights? तो guys ये है आपका 24th constitutional amendment जिसको 1971 में लेकर आया गया था, to restore parliament's power to amend any part of the constitution, चाहे वो fundamental right ही क्यों ना हो। ये जो अमेंडमेंट है ये रेस्पॉन्स है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो होता है उसको, इन द गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस जो आया था उसके तहत। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाई डिड द फराइजी मूवमेंट टेक प्लेस? सो गाइस जो फराइजी मूवमेंट था वो इनिशिएट किया गया था हाजी शारियतुल्लाह जी के द्वारा 1818 में और ईस्टर्न बंगाल में ये किया गया था, जिससे कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो हैं उनको रिवाइव करा जा सके अमंग ऑल द मुस्लिम्स, और जो अन इस्लामिक कस्टम्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। ये मेन एम था इस फराइजी मूवमेंट का। अब ये जो मूवमेंट था इसने काफी ज्यादा राइट्स ऑफ टेनेंट्स भी प्रोटेक्ट करे थे, क्योंकि इनका एम यही था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ टेनेंट्स, resist oppressive landlords and promote adherence to Islamic obligations. Okay, next is, why is road transport considered more useful compared to rail transport? तो guys जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है ना वो रिमोट एरियाज को भी कनेक्ट करता है, रेल ट्रांसपोर्ट के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है टू कनेक्ट रिमोट एरियाज, इसीलिए जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है उसको ज्यादा यूजफुल कंपेयर करा जाता है देन रेल ट्रांसपोर्ट, so for connectivity to remote areas. Okay, next is, why are wildlife sanctuaries mainly established? तो guys wildlife sanctuaries होती है ना वो endangered species को protect करने के लिए बनाई जाती है। Okay, next is, in the Vedic period what is mainly described in the 4 Vedas? So guys जैसे कि हम सब जानते हैं वैदिक पीरियड में 4 वेदास हैं, जैसे कि ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 ऐसे हमारे मेन वो हैं वैदिक पीरियड के मेन वेद हैं। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली ये 4 वेद क्या कहते हैं। सो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराना है, जिसमें वो सारे हिम्स कंसिस्ट करते हैं जो कि अलग अलग भगवान से रिलेटेड हैं, डेडिकेटेड टू वेरियस डायटीज, सर्विंग एज अ गाइड फॉर रिचुअल्स और सेरेमनीज। सो किसी चीज के लिए, किसी भगवान की पूजा से रिलेटेड अगर कोई रिचुअल देखना है आपको, सेरेमनी देखना है, तो वो सारा चीज आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। सामवेद में क्या होता है? सो गाइस सामवेद को हम वेद ऑफ मेलोडीज भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिचुअल्स एंड इंक्लूड्स चैंट्स जो कि ऋग्वेद में होती हैं, ठीक है। तो भगवान की पूजा आराधना से रिलेटेड अगर कुछ म्यूजिकल एस्पेक्ट रहता है, चाहे वो चैंट ही क्यों ना हो, चाहे जैसे हम ओम चैंटिंग करते हैं या कोई भी चैंट होती है, तो वो सामवेद के अंदर गिवन होती है, इसीलिए इसको वेद ऑफ मेलोडीज के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है यजुर्वेद। तो गाइस जो यजुर्वेद है उसके अंदर वो सारे प्रोज मंत्रास गिवन हैं और इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं कि किसी रिचुअल को करने के लिए, ठीक है, जिससे कि जैसे पंडित होते हैं उनको गाइड करते हैं उनकी ड्यूटीज के लिए, तो वो सारी चीजें यजुर्वेद में होती हैं। वो जो मंत्रास जो बोलते हैं या फिर किसी रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जो यूज करते हैं वो सब यजुर्वेद में गिवन है। अगला है अथर्ववेद। तो गाइज अथर्ववेद कवर करता है अब वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, क्योंकि इसमें सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस भी हैं, ठीक है, एवरीडे लाइफ से रिलेटेड चीजें भी हैं, फिलोसफिकल डिस्कशन भी इसमें है। तो साइंस ऑफ लाइफ बेसिकली अथर्ववेद कहलाता है, इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया है साइंस ऑफ लाइफ। सो अथर्ववेद इज द लास्ट एंड द फोर्थ वेद। Okay, next question. Simon Biles, who received the Laureus Award, is associated with which sport? So, guys, he's related to gymnastic.
Next, we have what percentage of seats are reserved for women in panchayat. So, guys, a total of 33% of seats are reserved for women in panchayat. ठीक है. क्लॉज 3 जो है हमारे आर्टिकल 243D का, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये इंश्योर करता है, वो ये मेक श्योर करता है that there has to be a participation of women in panchayati raj institution. ऐसा नहीं है only the males are leading ahead and the women are leaving behind. जो women हैं उनको भी लीड करना है, इसीलिए उन्होंने क्या करा है, नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन यानी कि 33% ऑफ सीट जो है वो रिजर्व कर दी है विमेन के लिए. नेक्स्ट है सीट्स एट ऑल लेवल्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस. डायरेक्ट इलेक्शन ही होंगे. 1/3 ऑफ द सीट्स जो है वो एससीज और एसटीज के लिए भी रिजर्व करी गई हैं. इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो गाइस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो यूनिट होती हैं लोकल गवर्नमेंट की, जो कि इंडिया में है काफी समय से है, क्योंकि पहले के जमाने से पंचायती राज सिस्टम चला आ रहा है, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस अलग अलग तरीके के लगा के, तो वो इंस्टीट्यूशंस आज भी मौजूद हैं. हाउएवर 1992 में ये एक मतलब ऑफिशियली एस्टेब्लिशमेंट जो दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो हुआ था, लेकिन उसके बाद काफी चीजें आई, काफी अमेंडमेंट एक्ट आए, तो काफी चेंजेस भी करने पड़े. अब ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का, वो 3 लेवल में होता है. ठीक है, जिसमें नंबर 1 आता है ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पे होती है. उसके बाद आता है ब्लॉक पंचायत, जिसको हम पंचायत समिति भी बोलते हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल पे होती है. और अंत में आता है जिला पंचायत, जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है. Okay, next is in which year were the Indian Administrative Services, Indian Police Services, as an IAS and IPS, and all other All India services, they were merged into a single framework. So guys, that happened in the year 1951, जब जितनी भी administrative services थी, जितनी भी all India, चाहे वो आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या फिर इंडियन पुलिस सर्विस हो, उन सब को एक सिंगल फ्रेमवर्क के अंदर मर्ज कर दिया गया था back in the year 1951. So 1951 आपका करेक्ट आंसर होगा. Okay, next is who is considered the father of modern Hindi literature and theatre. So it is Bharatendu Harishchandra. Okay, on May 2025, who was appointed as the Chief Justice of India? So guys, B.R. Gawal is the person जिनको 14 मई 2025 को as the 52nd CJI यानी कि Chief Justice of India appoint करा गया है. Okay, so the next question we have is, according to the gas and dust nebular theory, by which process was the solar system formed? So guys, इस थ्योरी की अगर हम बात करें, इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो सोलर सिस्टम है वो नेबुलर प्रोसेस के थ्रू बना है. सो नेबुलर सिस्टम आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट आपको पूछा गया था अरुंधति भट्टाचार्य हु रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 2025 इज रिलेटेड टू विच स्टेट. बेसिकली वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? सो गाइस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इंडिया इज द करेक्ट आंसर. जो अरुंधति भट्टाचार्य हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो एक्स चेयरपर्सन रह चुकी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, एंड करंटली शी वाज सर्विंग एज द सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेल्स फॉर्स इंडिया. जो अरुंधति भट्टाचार्य हैं वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से हैं, और वो एक प्रोमिनेंट इंडियन बैंकर रह चुकी हैं, एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं, और वो अपने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि उन्होंने बैंकिंग एंड टर्मिनोलॉजी सेक्टर में दिया है उसके लिए जानी जाती हैं. एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट शी हैज हर रोल एज द चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ सेल्सफोर्स इंडिया. नेक्स्ट इज 2025 में ही एक ऐसा इंडियन बैट्समैन जिसने क्रॉस करा है माइलस्टोन ऑफ 9000 रन्स इन T20 क्रिकेट. सो इट्स नन अदर देन विराट कोहली. नेक्स्ट वी हैव हु लेड द मुंडा रिबेलियन इन इंडिया. सो गाइस, बिरसा मुंडा आपका करेक्ट आंसर होगा. जो मुंडा रिबेलियन है, जो मुंडा रिवोल्यूशन है, जिसको हम उल गुलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वो बिरसा मुंडा के द्वारा लीड करा गया था. और ये जो अपराइजिंग है ये आपकी 1899 में हुई थी एंड 1900 तक चली थी. और ये जो है ये छोटा नागपुर रीजन जो है, जिसको आज के समय में झारखंड के नाम से जाना जाता है,
वहां पर ये बिरसा मुंडा रिबेलियन हुआ था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, और जो वो अपना फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन करते थे इंडियंस के लिए, इंडियन पीजेंट्स के लिए, उनके अगेंस्ट किया गया था। ठीक है, जो बिरसा मुंडा है उसने मोबिलाइज करा था, पूरा जो मुंडा ट्राइब थी वो एक साथ आ गई थी, और बाकी अदर ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो भी साथ आ गई थी, जिन्होंने रेजिस्ट करा था ये एनक्रोचमेंट जो कि लैंडलॉर्ड्स के लिए किया जाता था, और जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट ये बिरसा मुंडा रेवोल्यूशन किया था। Next, we have under which article of the Indian Constitution was the National Commission for Scheduled Caste, यानी कि NCSC was established. So guys, ये article 338 के तहत हुआ था। ये जो National Commission for Scheduled Caste है, ये article 338 में establish किया गया था, और इस आर्टिकल ने ये चीज मैंडेट कर दी थी that the formation of a commission to inquire into specific complaints, जो भी राइट्स हैं शेड्यूल्ड कास्ट के अगर वो वायलेट होते हैं तो वो पूरा इंक्वायर अच्छे से करा जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये आर्टिकल 338 के तहत आती हैं। Who chaired the AI Action Summit 2025 जो कि पेरिस में हुआ था? सो गाइस, नंबर 1 इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उन्होंने इस चीज को चेयर्ड अप किया था, एंड अलोंग विद इमैनुअल मैक्रोन हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही को चेयर्ड दिस पर्टिकुलर एआई एक्शन समिट जो कि 2025 का पेरिस में हुआ था। ठीक है, पेरिस में देयर इज अ प्लेस जिसको हम ग्रैंड पलाए बोलते हैं, वो 10th और 11th फरवरी 2025 को ये एआई एक्शन समिट 2025 वहां पर ऑर्गेनाइज करवाया गया था। Okay, under which article does the High Court issue writs? So guys, Article 226 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें जो हाई कोर्ट है वो रिट्स इशू करती है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये एम्पावर करता है हाई कोर्ट्स को, जिससे कि वो डायरेक्ट मतलब जितने भी डायरेक्शंस होते हैं वो इशू कर सके, अपने ऑर्डर्स इशू कर सके। रिट्स जो होती हैं चाहे वो एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स की हो जो कि हमारे भाग 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन हो, या फिर किसी भी और पर्पस के लिए अगर इनमें से कुछ भी करना है तो वो आर्टिकल 226 के तहत होता है। ओके, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मणिपुर? सो गाइस, इट इज मणिपुरी, या फिर आप मैतेई भी बोल सकते हो, और मणिपुरी लैंग्वेज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में 8th शेड्यूल के अंदर ऑफिशियली एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड किया गया था। So guys, next question is, where was the NPWT related treaty or meeting organized in the year 2025? So guys, NPWD जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन्स प्रोहिबिशन, न्यूक्लियर वेपन डिसआर्मामेंट ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो है ये ट्रीटी या फिर इस मीटिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसको आयोजित न्यूयॉर्क में किया गया था, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में। सो न्यूयॉर्क आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज विच पिगमेंट इज फाउंड इन स्पिनच? सो गाइस, स्पिनच के अंदर, स्पिनच क्योंकि हरे कलर का होता है पालक, उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कैरोटीन, जो कि क्लोरोफिल से बनता है, एंड दिस कलर ऑफ दिस स्पिनच इज आल्सो ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन इट। सो कैरोटीन आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लोरोफिल ऑप्शन में हो तो क्लोरोफिल भी करेक्ट आंसर है। ओके, विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल? सो गाइस, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसके अलावा अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल विटामिन की, तो गाइस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हुआ या विटामिन सी हुआ, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। सो दैट्स इट गाइस, दोस वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 18 अगस्त के आपके आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो, फाउंड इट इंफॉर्मेटिव, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको समय समय पर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे ऑन अ डेली बेसिस। एंड यस, आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल। थैंक यू।